इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के बड़े मौके हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 3 दिन का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है जिसकी आज शुरुआत की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रिटेन में किया गया है जिसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड। इसमें पूरी दुनिया भर के 30 देशों के 5000 पार्टिसिपेंट हिस्सा लेंगे। इसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एग्री से लेकर डिफेंस जैसे सेक्टर में कारोबार और ग्रोथ की अपार संभावना है। उन्होंने निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया। We are opening the doors to investors to come and invest directly in the hard work of our farmers. Friends, we have brought reforms in the MSME sector. A booming MSME sector will also complement being industries. There are investment opportunities in the defense sector. With relaxed FDI norms, one of the world's biggest militaries invites you to come and make products for it. Now, there are more opportunities for private investment in space sector. This will mean greater access to commercial use of space tech for the benefit of people. इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इसकी प्रतिभा पूरी दुनिया के काम आई है। Story of global revival will have India playing a leading role. I see this closely linked with two factors. The first is Indian talent. World over, you have seen the contribution of India's talent force. This includes Indian professionals, doctors, nurses, bankers, lawyers, scientists, professors, our hardworking laborers. Who can forget the Indian tech industry and tech professionals? They have been showing the way for decades. India is a powerhouse of a talent that is eager to contribute and ever ready to learn. There is two-way synergy that is greatly beneficial. Friends, the second factor is India's ability to reform and rejuvenate. Indians are natural reformers. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का फार्मा सेक्टर एक ग्लोबल एसेट है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत दुनिया भर में सस्ती दवाएं सप्लाई कर रहा है। The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. और अब बात करते हैं इस वक्त की कोरोना अपडेट की। बीते 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा नए पॉजिटिव केस आने के साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,67,000 के ऊपर पहुंच गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कुछ पॉकेट्स में हो सकता है कि वायरस ज़्यादा मौजूद है, मगर फिर भी ये कहना सही नहीं होगा कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड है या भारत में कोरोना ज़्यादा बड़ा संकट बन गया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारे केसेस पहुंच गए, उनको स्मरण कराना चाहता हूं
कि इस विषय को सही पर्सपेक्टिव में देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में हम दूसरे नंबर के मुल्क हैं जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, और आज भी हमारे देश में जो केसेस पर मिलियन अभी तक हुए हैं वो 538 हैं, और सारे दुनिया का जो एवरेज है वो 1453 है। हमारे आज के इस डिस्कशन में इस बात पर भी चर्चा हुई और एक्सपर्ट्स की तरफ से दोबारा से ये बताया गया कि भारत में आज तक कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। और अब लेते हैं इस वक्त की कोरोना से जुड़े अपडेट। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमसे जुड़ गए हैं। दीपाली, बताइए इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी खबर यही है कि हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 25,000 नए मरीज देश भर में मिले हैं, और अब देश में कुल मरीजों की संख्या 7,60,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 21,129 लोगों की मौत अब तक देश में हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक देश के 9 राज्य हैं जहां से 90% मरीज कोरोना के आ रहे हैं, यानी कि जो कुल संख्या है उसमें से 90% हिस्सा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि रिकवरी रेट काफ़ी तेज़ी से सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 62% के पार ये पहुंच गया है। यहाँ पर एक अहम अपडेट मैं देना चाहूँगी। जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में 18वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की गई। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को देश में कोरोना की रोकथाम किस तरह से की जाए उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही बनाया गया था। आज जो बैठक की गई जिसमें वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी दोनों शामिल थे, उसमें जायज़ा लिया गया कि देश में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कितना स्टॉक अवेलेबल है। खासतौर पर HCQ टैबलेट की बात करें तो देश कितना इंपोर्ट कर रहा है और कितना देश में मौजूद है। इस बैठक के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा स्टेटमेंट ये दिया कि अभी भी भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर जताई जा रही थी। जिस तरह से नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे तो कई जगह इस बात की आशंका जताई गई कि हो सकता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर भारत पहुंच गया हो। लेकिन आज डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इस वक्त जो केंद्र सरकार का फोकस है वो इन 8 से 9 राज्यों पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर कंटेनमेंट और सर्विलांस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ एक जो डेटा दिया गया कि जिस तरह से भारत की आबादी अगर पूरे ग्लोबली देखी जाए तो दूसरे नंबर पर भारत सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर मृत्यु दर अभी भी दुनिया में सबसे कम है। 2.5% के आसपास मृत्यु दर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है। तो सरकार इस वक्त ये फोकस कर रही है कि दीपाली, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट्स दीपाली बता रही थी, और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। लगभग 1 महीने के गैप के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे चलते हैं। जबकि इसमें कोविड की जो डेथ है वो 32% है। 60 से 74 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 8% हैं, लेकिन इसमें कोविड से जो डेथ हुई हैं वो 39% हैं। और 75 वर्ष से अधिक आयु के उम्र दराज जो लोग हैं वो कुल आबादी का 2% हैं, लेकिन यहाँ जो कोविड से डेथ हुई हैं वो 14% है। यानी इसका निचोड़ ये है कि भारतवर्ष की 25% आबादी जो 45 वर्ष से लेकर ऊपर की आयु की है, 75 वर्ष से ऊपर तक की, उसमें 85% कोविड रिलेटेड डेथ हुई है। तो ये आयु वर्ग है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को भी। इसको हम फिर फर्दर आपको और ग्रैनुलर बेसिस पर ये बता रहे हैं कि पीपल हु आर बिटवीन 60 to 74 years of age, they constitute 8% of India's total population. However, they also show 39% of
and people who are more than 75 years are 2% of India's population, but they show 14% of COVID deaths. So this is a brief summary that I wanted to present before you. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request the representative of ICMR, ma'am, please. So ICMR has been continuing its efforts to ramp up the testing capacity in the country and also making testing available at even the lower levels, the district level, and increasing the outreach of testing to the best of its capacity. In addition to the RT-PCR test, we have deployed the TrueNat and CBNat based testing also. And moving a step forward, very recently ICMR also has validated and approved the use of a rapid antigen point of care test, which is now validated, recommended for use, and is also being used now in the containment zones of various states as well as in the hospitals. So with this, we really hope to follow the approach of test, track and treat, because if we take this testing to the grassroots level, the number of individuals, infected individuals, mild symptomatic or even asymptomatic individuals that you'll be able to catch really increases. And तो ये स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी दिन के बाद स्वास्थ्य विभाग के लोग एक बार फिर से प्रेस के सामने आकर और पूरी तस्वीर समझाते हुए कि क्या स्थिति है और किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा सोच रहा है इस पैंडेमिक को हैंडल करने की बात। और कल एक खबर आई थी कि रेमडेसिविर जो दवा है काला जो कोरोना में इस्तेमाल की जाती है उसकी कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावा भी इलाज से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे दर्शकों को चाहिए होंगे। इस पर आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:27 पर। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी पर मजबूती का कारोबार रहा। निफ्टी 10,800 होल्ड करने में कामयाब रहा, जो 6 मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है। वहीं बैंक निफ्टी में 350 अंकों का उछाल रहा और आज बैंक और फाइनेंस शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं मार्केट अपडेट के साथ। सुमित, ये बताइए आज के बाजार की बड़ी बातें क्या रही आपकी नजर में? देखिए, वीकली एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों में एक उतार चढ़ाव की उम्मीद थी, लेकिन आज एक तरफा ही मामला रहा। बाजारों में गैप अप शुरुआत हुई और उसके बाद भारतीय बाजारों ने तेजी का रुख ही थामे रखा और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मार्केट्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में ही आज के सत्र में बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। आज की तेजी का पूरा जो दारोमदार था वो था बैंकिंग और एनबीएफसी के नाम। एक अच्छी तेजी वहां पर 1-1.5% के आसपास का उछाल था। टेलीकॉम एक और ऐसा सेक्टर जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। पावर, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, 0.5% के आसपास की गिरावट रही। लेकिन हिंडाल्को मेटल स्पेस से आज का स्टार परफॉर्मर और एचडीएफसी भी जहां पर तेजी देखने को मिली। तो मेटल और एनबीएफसी दो ऐसे सेक्टर जो कि आज स्टार परफॉर्मर के तौर पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो सुमित, ये बताइए कि आज के बाजार में सबसे ज्यादा हलचल कहां देखने को मिली, किन शेयर्स में, किन सेक्टर्स में? पहले निफ्टी के गेनर के साथ शुरुआत करते हैं। हिंडाल्को, एचडीएफसी, दो नाम जो पहले बताए गए कि जहां पर एक अच्छी खासी तेजी थी। इसके अलावा एसबीआई और बजाज फाइनेंस, एसबीआई सेकंड हाफ में अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और बजाज फाइनेंस में भी खरीदारी रही। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज पहला नाम रहा भारतीय इंफ्राटेल का, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा और ओएनजीसी, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र के अंदर प्रेशर आया। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में जेएसपीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एम&एम फाइनेंशियल और एस्कॉर्ट्स यानी कि ऑटो, एनबीएफसी और साथ साथ मेटल, ये तीन ऐसे सेक्टर थे जो कि आज आउटशाइन कर रहे थे मिड कैप स्पेस में। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में बीईएल, कमिंस, कैस्ट्रॉल और सीएससी कुछ नाम जहां पर आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स को भी हिंडाल्को लीड कर रहा था जहां पर एक जोरदार तेजी थी। साथ साथ जेएसपीएल, सेंचुरी टेक्सटाइल और एचडीएफसी में भी आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर के तौर पे बीईएल, एचपीसीएल, कमिंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट कुछ नाम जहां पर आज के सत्र के अंदर थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी बैंक लीड करने वाला, एसबीआई जोरदार तेजी के साथ ही साथ एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आई, यानी कि एसबीआई सरकारी और बाकी निजी बैंकों में एक जोरदार खरीदारी का दौर देखने को मिला। और एनबीएफसी स्पेस से आज लीड कर रहा था मैग्मा फिनकॉर्प, जीवन फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और एम&एम फाइनेंशियल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज एक जोरदार खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल एक और अच्छा सत्र, लेकिन अब नतीजों का आगाज होने जा रहा है और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो नजर रखनी होगी मार्केट किस तरह से ट्रेड करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आज का अपडेट बताने के लिए। मार्केट की पूरी तस्वीर और देश के सबसे पुराने एक्सचेंज बीएसई को आज 146 साल हो गए हैं। इस मौके पर हमसे खास बातचीत में बीएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि बीएसई लोगों को ट्रेडिंग के साथ निवेश का शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। उन्होंने ये भी अच्छी तकनीक के कारण पहले ज्यादा निवेशक बीएसई एक्सचेंज पर अब आ रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट को लोग एक तरह से सट्टे का माध्यम बनाते हैं कि कुछ नहीं काम है, बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए तो है ही स्टॉक मार्केट, लेकिन निवेश के लिए भी स्टॉक मार्केट है। सिमिलरली बॉन्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आज प्राइवेटली प्लेस बॉन्ड हो, पब्लिकली प्लेस बॉन्ड हो, कॉमर्शियल पेपर हो, बीएसई आज करीब करीब इवन कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड था मार्च 23 से लेकर के अप्रैल जून 7 तक का, उसके अंदर भी करीब करीब 2,77,000 करोड़ का बॉन्ड और कॉमर्शियल पेपर बीएसई ने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जुटाया था। तो बीएसई आज सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज इन द कंट्री बन चुका है, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जब से उन्होंने ऑप्शंस का चालू किया है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे आखिरकार उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गार्ड ने पुलिस को उसके बारे में सूचना दी। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक विकास दुबे को महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर भी कहा कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। आज विकास दुबे के 2 सहयोगी भी अलग अलग घटनाओं में पुलिस की गोली से मारे गए। प्रभात मिश्रा नाम के अपराधी को उत्तर प्रदेश पुलिस फरीदाबाद से गिरफ्तार कर कानपुर ला रही थी। पुलिस के मुताबिक रास्ते में उसने भागने की कोशिश की, पुलिस का पिस्टल छीनकर फायरिंग भी की और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। इसी तरह कानपुर शूटआउट में शामिल बहुआ दुबे इटावा में पुलिस के एनकाउंटर के दौरान मारा गया। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो क्या अब विकास की गिरफ्तारी से एक के बाद एक राज खुलेंगे? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। कश्मीर में बीजेपी नेता और उनके परिजनों की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा जम्मू में फूटा। आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी जलाया। कल शाम कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी नेता शेख वसीम बारी और उनके पिता और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने बारी के साथ उनके पिता और भाई को भी निशाना बनाया, जिसके चलते बारी के भाई की मौके वारदात पर मौत हो गई और उनके पिता गंभीर रूप से जख्मी हालत में दम तोड़ दिया। इस घटना पर पीएम मोदी ने वसीम के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दुख जताया। इस मामले में 10 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते 4 साल से कश्मीर घाटी में ये बीजेपी के तीसरे बड़े नेता की हत्या है। और अब आपके फायदे की बात, मनी कंट्रोल प्रो के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है। मनी कंट्रोल प्रो के साथ मिलेगा सही इनसाइड ओपिनियन और साथ ही कीजिए सही वित्तीय फैसले। हर दिन सिर्फ ₹1 में प्रो फैमिली से जुड़िए। आज ही सब्सक्राइब कीजिए, इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड PRO365। नियम और शर्तें लागू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।